राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा, आज रोजगार सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए हमने तय किया है कि हम मध्य प्रदेश में हर महीने एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे और उस दिन हम कई युवाओं को एक साथ रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आज मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। आजादी के अमृत काल में एक नई क्रांति का प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में, और वो है उद्यम क्रांति, उद्यमता की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, सबके दिमाग में चिंता होती है। जो आज पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी चिंता होती है कि कल मैं क्या करूंगा, मेरा कैरियर कैसा होगा, मेरी रोजी और रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। जैसे ही हम युवा होते हैं, माता पिता की भी अपेक्षा होती है कि पढ़ गया लिख गया, अब बेटा बेटी कमाए, कुछ अपनी आजीविका चलाए। आजीविका की चिंता, रोजगार की चिंता आज सबसे बड़ी चिंता है। और इसलिए मुझ में और मेरी टीम में, ये पूरी मंत्रिमंडल की टीम बैठी है, हमेशा हम लोगों के चिंतन में, विचार में, हम अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करें, यह विषय रहता है। बीच में कोविड का कठिन दौर आया, उस दौर में भी यथासंभव हमने कोशिश की कि हम लोगों को रोजगार दिला पाए। न केवल पढ़े लिखे, बल्कि जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं, उनको भी रोजगार के ऐसे साधन जिससे रोजी रोटी चल जाए, उसकी व्यवस्था कर पाए। और इसलिए स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना ने हाथ ठेला चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, पान की गुमटी वाले, किराने की दुकान वाले, छोटे छोटे व्यवसायी जो सड़क पे या हाथ ठेला पे अपना व्यवसाय या गुमटी में अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बड़ा सहारा दिया। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में महीने में एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, रोजगार दिवस। और उस दिन एक साथ हम कई नौजवानों को रोजगार देंगे। हमने 12 जनवरी को पहले दिन रोजगार दिवस मनाया था। इस साल 12 जनवरी को हमने टारगेट तय किया था कि 3-4 लाख बच्चों को या आजीविका मिशन की बहनों को हम बैंकों से लोन और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, जिसमें सब्सिडी वगैरह भी है या इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह है। मुझे बताती हुई खुशी है कि हमने पहले रोजगार के, स्वरोजगार के कार्यक्रम में 5,26,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,776 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत करा के उनके खातों में पैसा डाला। अब आप सोचते हैं मेरे बेटा बेटी, एक प्रयास सरकार ईमानदारी से करती है तो एक महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों को हम स्वरोजगार से लगा पाए। फिर हमने दूसरा प्रयास किया। अगला रोजगार दिवस हमारा मना 16 फरवरी को। मुझे तारीखें भी याद है क्योंकि मैं लगातार पीछे पड़ा रहता हूं। और मुझे बताती हूँ खुशी है, फिर दूसरे महीने 5,02,000 से अधिक हितग्राहियों को, ये पहले 2,700 करोड़ से अधिक का दिलवाया था। फिर दूसरे में 5,02,000 से अधिक हितग्राहियों को फिर 2,776 करोड़ रुपए से अधिक के लोन स्वीकृत करके उनका स्वरोजगार प्रारंभ करवाया गया। 2 महीने में 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया। फिर मार्च में हमने फिर किया, 30 मार्च के दिन, और 30 मार्च को 3,33,000 से अधिक हितग्राहियों को
2268 करोड़ रुपए से अधिक के स्वरोजगार के लोन और जिन जिन में सरकारी योजनाओं का अलग लाभ था वो दिलवाया गया। कुल मिला के 3 महीने का हिसाब देखो आप, 3 महीने में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। 13 लाख। ये टीम मध्य प्रदेश बैठी है जिसमें मंत्री भी शामिल है, विभाग शामिल है, बैंकर शामिल है। ये आपकी मदद के लिए है। मिलजुल के आइए, हम अपने सपनों के व्यवसाय को भी शुरू करें और अपने सपनों के मध्य प्रदेश को भी बनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ताकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के संबंध में जानकारी दी। इस रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ आम आदमी पार्टी के आने से टूटेगा और दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। कृषि और हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर सत्येंद्र जैन ने प्रदेश के संदर्भ में पार्टी की योजनाओं पर चर्चा की और कार्यक्रम के संबंध में अन्य जानकारी दी। कल मंडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान जी भी आएंगे और काफ़ी उत्साह है मंडी के लोगों में, आसपास के लोगों में। मैं भी पिछले 2 दिन से यहीं पर हूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है। सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को पहले आना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अब लेट आए हैं, परंतु फिर भी ठीक है। लोग कह रहे हैं इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाकर, क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं, इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। ये तो देखो बीजेपी की राजनीति है, ऐसे करते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। आपको अपना एजेंडा लाना चाहिए कि हम क्या करेंगे, आपको इसमें क्यों पढ़ना चाहिए कि हम इनको काम नहीं करने देंगे। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर अरविंद केजरीवाल अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इलेक्शन में ये बोला था कि भाई मैंने अगर 5 साल में काम किया हो तो आप मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। वोट काम के ऊपर मांगने वाली अकेली पार्टी है, अकेले नेता है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने काम किया और काम पे वोट मांगा। मुझे लगता है इनको भी अपने काम को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए और काम पे वोट मांगना चाहिए। कल रोड शो 11 बजे से है और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे, ज़्यादा से लोग इसको ज्वाइन करें। नहीं, पहले तो हमने देखा था कि भाई हिमाचल का पूरा मैप लेके बैठे हम लोग, तो सेंटर में मंडी पड़ा था। बाद में हमें बताया गया कि भाई ये मुख्यमंत्री जी का भी इलाका है, तो सोने पे सुहागा और भी अच्छा हो गया, तो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो गई, तो ये मैसेज भी अच्छा जाएगा कि भाई मंडी से किया जा रहा है। अभी तो देखिए आम आदमी पार्टी आई है और मैं जो भी होगा, जिसको भी हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, आम आदमी होगा, इस बात की हम तो आपको आश्वासन देते हैं, और शानदार होगा। अब तक के जो मुख्यमंत्री बने उनसे अच्छा ही होगा। हिमाचल के अंदर देखिएगा बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तक हुआ क्या है, कांग्रेस और बीजेपी ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। एक 5 साल के लिए कांग्रेस आती है, फिर 5 साल के लिए बीजेपी आ जाती है, फिर बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आ जाती है। ये आपस में कैच का खेल खेल रहे हैं। काम कोई करता नहीं जनता के लिए, जनता दुखी होकर उसको हरा देती है तो फिर पहले बार आ जाता है। कांग्रेस को हराते हैं तो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी को हराते हैं तो कांग्रेस आ जाती है। तो उनको पता है कि हमारे दोनों के अलावा कोई आ नहीं सकता, तो इसलिए उनको काम करने की आवश्यकता थी नहीं। आम आदमी पार्टी हिमाचल में आएगी तो सारे जितने भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं सब पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शिक्षा जो कि बैकबोन है किसी भी सोसाइटी की, शिक्षा पे काम करेंगे। जैसे दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को भी शानदार बनाएंगे। हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे। हिमाचल के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हिमाचल में बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी। एग्रीकल्चर जो कि यहाँ की मेजर एम्प्लॉयमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर है उस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर कर्मचारियों के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और इन सारे मुद्दों के अलावा हिमाचल प्रदेश भगवान ने इतना सुंदर बनाया, जिसका नाम देवभूमि है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, पॉपुलेशन भी कम है, ज़्यादा नहीं है, ज्योग्राफिकल एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रिसोर्सेज हैं
नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर पहले दूसरे नंबर पर नहीं है, 10वें नंबर पर भी नहीं है, 14वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, जिसको बढ़ाने की किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हिमाचल की इनकम को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। आज हिमाचल का बजट दिल्ली से कम है, काफी कम है। एक समय था जब तो हमारी सरकार बनी थी, तब देखिएगा हिमाचल का बजट दिल्ली से थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। तो दिल्ली के अंदर हमने अपने बजट को धीरे धीरे बढ़ाया है, रिसोर्सेज को बढ़ाया है, तो हिमाचल की इनकम को भी बढ़ाया जाएगा, हिमाचल के बजट को भी इंक्रीज किया जाएगा और हिमाचल के लोगों के लिए जितनी भी समस्याएं हैं हिमाचल के लोगों के साथ मिलकर उनको सॉल्व किया जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा, ना कि लोगों को परेशान करने वाला। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या ऐसे जिले जहाँ CSR के दायरे में आने वाली बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं, वहाँ की जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर जनहित कार्य कराने की कोई गाइडलाइन है? माननीय मंत्री जी। जनाब चेयरमैन साहब, सेक्शन 135 of the Companies Act provides the framework for the CSR spending. The first proviso to this, मैडम, ये कहता है कि जहाँ पर कंपनी स्थापित है वहाँ पर वो पहले कोशिश करे कि CSR के फंड वहाँ पर लागू हों, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। और जो ब्रॉड प्रिंसिपल भारत सरकार ने आज के दिन अपनाया हुआ है वो ये है कि केवल उस स्थान के ऊपर ही नहीं बल्कि कंपनी उसके अलावा भी बाकी देश के अंदर भी CSR का पैसा अगर खर्च कर सकती है तो जनरल लाभ पब्लिक का होगा। इस तौर के ऊपर सिर्फ इसको डायरेक्टरी किया गया, मैंडेटरी नहीं किया गया। सेकंड सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाहती। थैंक यू। डॉक्टर एल हनुमंतैया जी। Sir, Section 135(5) of the Act provides companies shall give preference to the local area and areas around where it operates. However, the emphasis on the local area is only directory and not mandatory. This is what they have given. Sir, now to improve the backward districts, it should be made mandatory that the CSR funds has to be used in backward districts. Otherwise, this purpose of the CSR funds will not be served. Please put question. That is what I wanted to ask the Honorable Minister. Thank you, Hanumanthaiah ji. Already stated that it is not mandatory. What happens is that generally speaking companies tend to spend the money in areas where they are located. The main beneficiaries thereafter are say states like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Delhi. And areas in the northeast, say Nagaland, gets very little CSR spending. So in the last 7 years, since CSR has been in vogue, Nagaland has only been able to get 8 crores out of the 1.2 lakh crores spent under CSR by various companies. Having said that,
Nevertheless, I must say that there is some sort of a guideline for public sector undertakings that they should look into aspirational districts, backward districts where there is gurbat. So that kind of a thing is already on the anvil and it has been passed, and 60% of the funds of PSUs are intended, or hopefully they spend that money in these so-called aspirational districts. Thank you. Minister, whether CSR funds are allowed for government schemes as a gap funding and thereby depriving other non-governmental schemes. And sir, secondly, CSR fund is allowed for Prime Minister Relief Fund, and whether it is a fact that it is not allowed for Chief Minister Relief Fund. So is it not telling upon the federal structure of this country? So whether government will consider to make amendment in this provision of the Act? Thank you. Sir, out of the 1.2 lakh or 1.25 lakh crore rupees that have been spent under CSR over the last 7 years, not more than 4 to 5% has gone into PM CARES fund. And most of that money has gone during the COVID 2 years. Before that, the companies by themselves have been able to spend on all those activities that are enumerated under the CSR pattern, under Section 35 and Schedule 5 of it. As far as chief ministers go, never was the chief ministers, to begin off with, there was attempts to make CSR go to the chief minister's fund, but it was not accepted by the government of India, because then in whichever state the chief minister is, then the funds from these companies will only go to the direction given by the chief minister. So we don't want to have that. The basic idea of sending CSR is to do the best you can for the public good. And it cannot necessarily mean only one person can think of that, not the chief minister alone. So it is a board-based activity that the board undertakes. We give the general guidelines and the board implements it. And it is a activity which is pan-Indian, no matter where the country comes from, where the company comes from. Thank you. Corporate Special Responsibility Fund played important role for the economical development of backward region of the country, sir. In his written reply, Honorable Minister has said, Niti Aayog identified 82 districts of our country with earmark with the rupees of more than 331 crores, sir. And Minister himself admitted right now they have allotted only 8 crore rupees in the Nagaland. Sir, my question is that Northeastern region is a constituent of the 8 states. Out of this 82 districts, Niti Aayog identify how many districts from the Northeastern region and how many money already spent in the Northeastern region. I want to know, and I like to request Honorable Minister look after this seriously and try to enhance to help the people of Northeastern region. Thank you. The idea of the government of India is that it should be a broad-based activity. The responsibility of spending CSR funds lies with the board of the company. If we make it directory, then it will not go to states like the gentleman has said. We are trying to ensure that the company, through suggestion, that it should be made to spend the money not only in the area of its operation, but as broadly as possible throughout the country. And that is what is being done. We unfortunately cannot direct any company to say that in the northeast you must spend so much money. It's not directly, like I said earlier. देश में बाजारों में खुले में मिलने वाली नकली दवाइयों पर बीते 2 वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इन दवाइयों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं? Current practices in purchase of medical equipment. मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ ये सवाल है, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय ने प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स के बारे में सवाल पूछा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मेन एजेंसी जो ड्रग प्रोक्योर करती है वो इधर CMSS के माध्यम से होती है या CGHS या जन औषधि केंद्र के माध्यम से होती है। सर, ये ट्रांसपेरेंट मोड पे ये दवाइयों का प्रोक्योरमेंट होता है और इसमें टेक्निकल कमेटी भी रहती है जो ये देखती है, और सर ये ट्रांसपेरेंट मोड पे
दवाइयाँ खरीद होती है, लेकिन फिर भी आपने जो कहा कि कुछ गलत दवाइयों का आपके पास विवरण है क्या, तो अगर है तो मैं आपको सर ज़रूर अवगत करती हूँ, लेकिन ये इक्विपमेंट को लेके सवाल है जो स्पेसिफिक था। सेकंड सप्लीमेंट्री मारी नहीं था सर, दवाएं तो बाजार के अंदर नकली मिल ही रही है। हम लोग ध्यान दें, सरकार अपने लेवल पे भी इसके बारे में जानकारी लेवे। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण की स्थापना हेतु स्वीकृति एवं धनराशि जारी करने पर विचार रखती है? धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ कि कोविड काल में ऐसे बहुत सारे क्राइसिस के टाइम जो मेडिकल का इक्विपमेंट हो या फिर कुछ इमरजेंसी हमें खरीदना हो वैक्सीन को लेके, सो ऐसी सभी व्यवस्था तुरंत करवाई। उसके लिए कुछ कमेटी बने, कुछ एक्सपर्ट ग्रुप बने और उसके माध्यम से स्टैंडर्ड को देखते हुए, जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इंटरनेशनल लेवल के भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इसके लिए धनराशि भी आवंटित की गई। मैं आपके माध्यम से आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ कि लगातार इस कोविड काल में कोई भी सुविधा कमी न हो, इसके लिए सरकार ने प्रयास किए, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सफल हुए। धन्यवाद। Whether she knows that the additional chief secretary of Kerala, who is also the health secretary, has written to the DMOs and to all the field officers saying that the health department of Kerala is the most corrupt department. Please, don't mention the name. Yes, please. No, sir, this is a question on health and on corruption. And if it is not being brought to the notice of the honorable minister, will she take action if it is brought to her notice? आदरणीय उपसभापति महोदय, जो सवाल उठा है करप्शन को लेके, आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगी कि जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होते हैं वो सेंट्रल एजेंसी के तहत देखे भी जाते हैं, मॉनिटर भी किए जाते हैं और एक्शन भी लिए जाते हैं। और जो स्टेट के प्रोक्योरमेंट रहते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आदरणीय सांसद महोदय ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है। ज़रूर इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर गलत काम हुए हैं, लेकिन मेरे रिपोर्ट में है सर कि नो इंसिडेंट फ्रॉम सेंट्रल हॉस्पिटल हैज़ बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग लास्ट 3 years। तो मुझे लगता है अगर स्टेट का इशू है तो ज़रूर ये धन्यवाद। माननीय सदस्य, जैसा माननीय चेयरमैन ने कहा, किसी स्टेट के बारे में पर्टिकुलर एलिगेशन कृपया न लगाएं। शुक्रिया सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य का सवाल है तो एक बहुत गंभीर चिंता देश के अलग हिस्सों से आ रही है, खास करके CGHS के जो बेनिफिशियरीज हैं छोटे शहरों में जो हैं, इम्पैनलमेंट का इशू है, रेट का इशू है। और चूंकि प्रश्न संबंधित नहीं था, लेकिन सर आप और वो आप दोनों विशाल हृदय के हैं, इसका जवाब दे दीजिए। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ज़रूर माननीय सांसद मनोज जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि CGHS का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा के भी उन्होंने जो कहा है कि एम्पैनलमेंट बढ़ने चाहिए, तो ज़रूर इस पर हमारा विचार चल रहा है और लगातार ये CGHS के सेंटर खुल भी रहे हैं। लेकिन सर उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जितने एरिया में हमारे बेनिफिशरीज़ है उनकी कुछ संख्या होती है जिनके आधार पर इन सेंटर्स को मंजूरी भी मिलती है। लास्ट वीक ने आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख भाई ने भी इस पे विवरण दिया था और आदरणीय सांसद महोदय को मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके क्षेत्र में अगर वो संख्या है और अगर CGHS सेंटर की डिमांड है तो हम जरूर इसमें काम करेंगे। धन्यवाद। Honorable Minister, through you, whether government is aware about the damage caused by the unchecked presence of health service online aggregators pushing aggressively for tests, surgeries, for healthcare services without any medical requirement or prescription? If yes, whether the government is considering to stop direct consumer advertising as suggested by the Consumer Drug Advocacy Group of All India Drug Action Network, AIDAN. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य फौजिया जी ने जो सवाल उठाया है वो स्पेसिफिक कुछ कंज्यूमर के बारे में जो कि ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जुड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डिटेल लेके मैं ज़रूर सांसद महोदय को अवगत कराऊंगी। लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत
कुछ प्रिस्क्रिप्शन के अगर हमें प्रॉब्लम्स है या शिकायतें हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट उन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उन हॉस्पिटल के थ्रू एक्शन ले सकते हैं। बड़ा गंभीर सवाल था, मैं उम्मीद करता था कि कैबिनेट मंत्री हमारे गुजराती भाई मांडविया जी जवाब देंगे। बड़ी शालीन मंत्री राज्य कक्षा की है, उनको ही जवाब देना है। खैर इनका सब्जेक्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ इस हाउस में बैठे हुए हमारे में से कोई भी यहाँ हाथ रख के कहेंगे कोविड के दौरान हमें फ़ोन आते थे, हमें डॉक्टर्स ने, हमें गवर्नमेंट ने भी कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी और डेथ हुए हैं, ये हकीकत है। अब यहाँ पे सरकार का जो रिटर्न रिप्लाई है, उस रिटर्न रिप्लाई में कहा गया है कि कोविड की वजह से 5,21,358 डेथ हुए हैं। मैं फर्स्ट सप्लीमेंट्री में आपके ज़रिए ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार ने पहले कहा था कि कोविड में 10,000 लोगों ही सिर्फ मृत्यु हुई है, 10,000 एंड ऑड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मुआवजा के लिए डिटेल दीजिए, जांच कीजिए। उसके बाद निकला कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग गुजरात में कोरोना से मृत्यु हुए हैं, ऑफिशियल फिगर आया बाहर। तो इधर ये जो 5,21,358 है, उसमें गुजरात का कौन सा फिगर है, 10,000 या 1.5 लाख? धन्यवाद। उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आदरणीय शक्ति सिंह जी ने, माननीय संसद जी ने उपस्थित किया मुद्दा। पहला तो ये है कि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर आज जो कॉन्फ्रेंस पे गए हैं तो वो भी एक देश की सक्षम भूमिका रखने के लिए ही गए हैं। वो देश की एक अच्छी भूमिका जो कि ग्लोबल लेवल को भारत को सराहना जा रहा है। मुझे लगता है अगर इस अच्छी बात को अप्रिशिएट किया जाए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आदरणीय सांसद महोदय ने जो पूछा था कि क्या ऑक्सीजन को लेके क्या व्यवस्था और डिमांड के बारे में, फिर एक बार ये माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख भाई ने लास्ट वीक में और लास्ट सेशन में भी इसका जवाब डिटेल दिया था। मैं फिर एक बार बड़ी नम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगी सर, क्योंकि ये सर लगातार ये मुद्दा आता है, कुछ बातें भी फ्लोर पे रखनी ज़रूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड स्टेट्स UTs to furnish the details as asked for. Sir, इसमें से 20 states and UTs have responded and none of the states and UTs have reported confirmed deaths due to oxygen shortage. Sir, हमने लगातार इस बारे में उन राज्यों को पत्र भी लिखे हैं, वो पत्र के भी डिटेल्स हमने दिए हैं। उसमें सर 11 बार हमने ईमेल्स भेजे हैं, चिट्ठियाँ लिखी है, कुछ राज्यों को रिमाइंडर दिए हैं। सर राज्यों ने देने के बाद ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट पे रख के बोलते हैं। लेकिन सर जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले मृत्यु की संख्या कम थी और आज आपने जो डेटा दिए हैं वो 5 लाख का डेटा है डेथ्स का। उच्चतम न्यायालय ने कहा कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए। भारत बायोटेक का बयान, कोवैक्सीन के संबंध में WHO की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा उनके उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, भाजपा को घेरने की तैयारी में विपक्ष। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, काला जेठेड़ी लॉरेंस गिरोह के 5 शूटर गिरफ्तार। भाजपा संसदीय दल की बैठक संपन्न, पीएम मोदी ने सांसदों से कहा खुद को अपने क्षेत्र की सेवा में लगाएं। अपने सांसदों से सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस का फिर से मजबूत होना लोकतंत्र और समाज के लिए जरूरी। महाराष्ट्र के परभणी और राजस्थान के श्री गंगानगर में 122 रुपए के पार बिक रहा पेट्रोल, यहां 106 रुपए के पार पहुंचा डीजल। मध्य प्रदेश में कई जिलों में लू चली, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस। कभी ईद कभी दिवाली, सलमान की फिल्म अब पनवेल फार्म हाउस पर होगी शूट, फिल्म सिटी से हटाया गया सेट। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम,
वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।